हेलो गाइस, आई एम पलक शाह और आज हम लोग बात करने वाले हैं आयनिक इक्विलिब्रियम का पार्ट 4 एंड दिस इज द लास्ट पार्ट। हम लोग ने थर्ड पार्ट में सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के बारे में बात किया था। होप आप सब लोग ने वो देख लिया रहेगा, बिकॉज जैसे हम लोग चैप्टर में एक एक टॉपिक जाते हैं हम लोग को एक्स्ट्रा नॉलेज मिलता जाता है जो कि हेल्प करता है आगे के कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए। सो आई होप आप सब लोग ने पार्ट 3 तक अच्छे से देख लिया रहेगा, समझ लिया रहेगा एंड बहुत जनों ने डाउट्स भी पूछा है टेलीग्राम वगैरह पे। सो आई नो कि बहुत जनों ने सीरियसली किया भी है। सो अगर आप नहीं कर रहे हो तो आप भी थोड़ा सीरियसली स्टार्ट करो करने के लिए, सो इट विल हेल्प यू। ओके, सो आज के पार्ट में हम लोग बात करने वाले इज अबाउट बफर सॉल्यूशंस एंड हमारा सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट। सो बफर सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट भी उतना है, बिकॉज अभी लास्ट 5-6 साल में इन दोनों टॉपिक्स पे क्वेश्चंस आया हुआ है। रिसेंटली भी क्वेश्चंस आया हुआ है एंड 2023-2022 में भी बफर पे से सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट से क्वेश्चंस आया हुआ है। तो ये दोनों टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बिकॉज इनका कंसेप्ट समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है बहुत जनों के लिए, बट इनका फॉर्मूलाज ईजी हो जाता है। तो कंसेप्ट समझ के फॉर्मूला लगाना ईजी होगा, डायरेक्टली फॉर्मूला लगाने का सीखोगे तो सब क्वेश्चंस में आपको नहीं समझेगा कैसे सॉल्व करना है। सो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप कंसेप्ट भी सीखो एंड फॉर्मूला भी समझो। ओके, सो फर्स्ट विल स्टार्ट विद बफर सॉल्यूशंस। सो बेसिकली ये ऐसे सॉल्यूशन जो रेजिस्ट करते हैं पीएच चेंज को। जब हम लोग बहुत स्मॉल अमाउंट में एक स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस उनमें डाल देंगे देन इट इज कॉल्ड एज अ बफर सॉल्यूशन। इसका डेफिनेशन पढ़ो, अ सॉल्यूशन which resist the change in pH and whose pH does not change significantly on addition of small amount of strong acid or strong base is called as buffer solution. So कभी भी एक सॉल्यूशन में एक बहुत स्मॉल अमाउंट में हम लोग ने एक स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस डाला और उसका पीएच चेंज नहीं हुआ, उसने रेजिस्ट किया पीएच चेंज को, देन उस सॉल्यूशन को हम बोल सकते हैं कि वो एक बफर सॉल्यूशन है। सो प्रॉपर्टीज क्या होंगी इन बफर सॉल्यूशन की? The pH of buffer solution does not change appreciably upon the addition of small amount of either strong acid or strong base. So हमारे ये जो डेफिनेशन में पढ़ा सेम चीज है, जो स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस कुछ भी डालो फिर भी हमारा बफर पीएच चेंज नहीं होगा, देन इट इज कॉल्ड एज द बफर सॉल्यूशन। ओके, सो हम लोग डिसाइड कैसे करते हैं कि बफर कौन सा होगा? विद द हेल्प ऑफ दिस क्राइटेरिया कि उसका पीएच चेंज ही नहीं हो रहा है जब हम लोग स्मॉल अमाउंट में एक स्ट्रॉन्ग एसिड को या स्ट्रॉन्ग बेस को डाल रहे हैं फिर भी। सेकेंड पॉइंट इज द पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन डज नॉट डिपेंड ऑन द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, हेंस द सॉल्यूशन कैन बी डाइल्यूटेड विदाउट चेंज इन पीएच। अगर आपको याद रहेगा हम लोग ने पीएच कैलकुलेशंस में स्ट्रॉन्ग एसिड में जब पानी डाल दिया था, बहुत ज्यादा डाइल्यूट कर दिया था, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो गया था, पीएच भी इवेंचुअली चेंज हुआ था, करेक्ट। बट इधर क्या होगा, जब हम लोग उसमें बहुत सारा पानी डालेंगे, दैट इज डाइल्यूशन करेंगे, वॉल्यूम ऐड करेंगे ना, फिर भी पीएच चेंज नहीं होने वाला, दैट इज कॉल्ड एज आवर बफर सॉल्यूशन। ऐसा क्यों हो रहा है? जब हम लोग फॉर्मूला पढ़ेंगे ना पीएच का, तभी आप खुद ही देख लेना कि हमारा वॉल्यूम पे डिपेंडेंसी है ही नहीं। इसके वजह से जब हम लोग उसमें डाइल्यूशन भी करते हैं फिर भी पीएच चेंज नहीं होता बफर सॉल्यूशंस के लिए। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर डायरेक्ट करेक्ट इनकरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। ओके, एंड ये एनसीईआरटी का पॉइंट है। थर्ड, द पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन रिमेन कांस्टेंट इवन इफ इट इज केप्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। बहुत टाइम के लिए भी रख दिया ना फिर भी पीएच उतना ही रहेगा बफर का, वो चेंज नहीं होता। तो ये तीनों प्रॉपर्टीज हमें एक ही चीज बता रहे हैं कि इसका पीएच चेंज नहीं होगा, जो सॉल्यूशन का पीएच चेंज नहीं होगा या वो रेजिस्ट करेगा पीएच चेंज को, उसको हम बफर सॉल्यूशन बोलेंगे। जब भी पीएच फिर भी चेंज नहीं होगा जब हम लोग स्मॉल अमाउंट में एसिड या बेस डाल रहे, स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस डाल रहे। सेकेंड, जब उसमें हम लोग बहुत ज्यादा डाइल्यूशन उसका कर दे रहे, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे, फिर भी पीएच चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके फॉर्मूला में भी हम लोग देखेंगे उसके ऊपर वॉल्यूम का डिपेंडेंसी है ही नहीं। इसके वजह से हम लोग को इधर से समझता है कि जब हम लोग बहुत ज्यादा पानी भी ऐड कर देंगे, डाइल्यूशन कर देंगे एक बफर सॉल्यूशन का, फिर भी उसका पीएच चेंज नहीं होगा, वो रेजिस्ट करेगा चेंज को, इसलिए उसको बफर बोलते हैं। करेक्ट, आई होप दिस इज क्लियर। सो थर्ड पॉइंट ये है कि कितने भी टाइम तक उसको रख दोगे फिर भी उसका पीएच चेंज नहीं होगा बफर का। सो बफर इज बेसिकली क्या, जो रेजिस्ट करेगा पीएच चेंज को, वो पीएच चेंज करेगा ही नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कभी नहीं करेगा। नॉर्मली बफर सॉल्यूशन का मतलब ही यही होता है कि वो रेजिस्ट करता है चेंज को,
बट चेंज हो सकता है कभी, जब चेंज इन पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन occurs ड्यू टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ या OH- आयंस। जब हम लोग H+ आयंस या OH- आयंस को बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में ऐड वगैरह कर देंगे या निकाल देंगे तो वहां पे हमारा पीएच चेंज होगा। सो चेंज तभी पॉसिबल है जब उसकी कॉन्सेंट्रेशन पर इफेक्ट आ रहा है, करेक्ट। वो भी बहुत ज्यादा अमाउंट में, जब हम लोग स्मॉल अमाउंट में स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस डाले ना कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, बट कुछ अच्छे अमाउंट में हम लोग ने H+ आयंस या OH- को आयंस को ऐड किया निकाल दिया, सो वहां पे क्या हो जाएगा, पीएच में चेंज आने लगेगा और बफर टूट जाएगा, करेक्ट। बफर क्या है, वो पीएच को रेजिस्ट करेगा जब तक पॉसिबल है, एंड जब तक वो रेजिस्ट करेगा उसको बफर सॉल्यूशन बोलेंगे, बट जब उसने पीएच चेंज कर लिया देन वो एक बफर नहीं है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर, ओके। सो आगे पढ़ते हैं अभी टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन। यहाँ पे हमारे पास दो टाइप आ जाता है, सिंपल बफर सॉल्यूशन एंड मिक्स्ड बफर सॉल्यूशन। सो सिंपल बफर सॉल्यूशन इज वेरी इजी, जो हम लोग ने 4 टाइप का सॉल्ट पढ़ा था, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में जो वीक एसिड और वीक बेस से मिलके बनता है वो वाला सॉल्ट इज अवर सिंपल बफर सॉल्यूशन। ऐसा क्यों, उसका पीएच का फॉर्मूला याद रहेगा अगर रिवाइज किया रहेगा तो। इसमें कॉन्सेंट्रेशन का कोई भी डिपेंडेंसी ना आने के वजह से इसका पीएच जो है वो चेंज नहीं होता बहुत जल्दी से, इसके लिए एक सिंपल बफर बन जाता है हमारा। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ये एग्जांपल आपको है ना कभी भी 2-3 ऐसे 4 ये ऑप्शंस दे देंगे एंड वहां पे आपको बोल देंगे वीक एसिड प्लस वीक बेस वाला एक ऑप्शन, एक स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वाला, या एक स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड वाला, या वैसे ही और एक एग्जांपल ऑप्शन। तो वहां पे आपको पूछेंगे कि इनमें से सिंपल बफर कौन सा है, एंड मोस्टली हम लोग को क्या लगेगा ये सब तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के एग्जांपल्स है, इसमें से सिंपल बफर कैसे ढूंढेंगे। तो याद रखना है कि जो सॉल्ट हमारा वीक एसिड और वीक बेस से मिलके बन रहा है वो हमारा एक बफर ही है, सिंपल बफर है। क्यों ऐसा, क्योंकि इसके पीएच पे कॉन्सेंट्रेशन का ही डिपेंडेंसी नहीं है, तो आप OH- आयंस H+ आयंस बढ़ाओगे घटाओगे कुछ फर्क ही नहीं पड़ने वाला, उसका पीएच जितना है उतना ही रहने वाला है, करेक्ट। सो इसलिए हमारा ये एक सिंपल बफर सॉल्यूशन बन जाता है। होप दिस इज वेरी क्लियर। दूसरा टाइप हमारा आ जाता है वो है मिक्स्ड बफर सॉल्यूशन। मिक्स्ड बफर सॉल्यूशन बेसिकली इसमें क्या हो जाएगा, इस हमारे पास और दो टाइप्स आ जाता है, दैट इज एसिडिक बफर सॉल्यूशन एंड सेकेंड इज बेसिक बफर सॉल्यूशन, करेक्ट। एसिडिक बफर सॉल्यूशन बेसिकली क्या होगा, जिसका पीएच जो रहेगा वो 7 से कम रहेगा एंड वो पीएच को रेजिस्ट कर रहा है ऑफ कोर्स, इसलिए वो एसिडिक बफर बन जाता है। एंड बेसिक बफर क्या रहेगा, जिसका पीएच 7 से ज्यादा रहेगा एंड वो जितना भी है उसको रेजिस्ट कर रहा है, उसमें चेंज आने नहीं दे रहा है, उसको हम लोग बेसिक बफर सॉल्यूशन बोल देंगे। सो मेन डिफरेंस बिटवीन सिंपल हमारा बफर सॉल्यूशन एंड मिक्स बफर सॉल्यूशन यही है कि उनके कंपोनेंट्स डिफरेंट हो जाते हैं। सिंपल बफर सॉल्यूशन इज सादा, हमारा जो सॉल्ट है उसका वीक एसिड और वीक बेस से मिलके जो बनता है वो हमारा सिंपल बफर हो जाएगा, बट मिक्स बफर में हमें पहचानना पड़ेगा कि कौन सा एसिडिक बफर है कौन सा बेसिक बफर है। सो कैसे पहचानेंगे, सो अभी हम लोग बात करते हैं अबाउट मिक्स बफर सॉल्यूशन, जिसमें फर्स्ट है हमारा एसिडिक बफर सॉल्यूशन, सेकंड बेसिक बफर सॉल्यूशन। सो एसिडिक बफर सॉल्यूशन पहचानने के लिए ना हमारे पास 3 कंडीशंस आ जाते हैं, इनमें से कोई भी एक कंडीशन प्रेजेंट है देन ये हमारा एसिडिक बफर है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। सो फर्स्ट कंडीशन क्या है, जब हम लोग ने वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को एक साथ एक कंटेनर में डाला, करेक्ट। तो अभी बहुत जनों का ये डाउट आ जाएगा वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मतलब, स्ट्रॉन्ग बेस है मतलब अल्कलाइन रहेगा हमारा सॉल्यूशन, बट द मेन कंडीशन क्या है इधर कि जो हमारा वीक एसिड है वो एक्स मोल्स है एंड सॉरी स्ट्रॉन्ग बेस है वो हमारा वाई मोल्स है, करेक्ट। तो जो एक्स मोल्स है हमारा वो वाई मोल्स से बहुत ज्यादा है, इसके वजह से हमारा जो बफर जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक बफर है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। सेकेंड, जब वीक बेस के सॉरी वीक एसिड के साथ हम उसका कॉन्जुगेट बेस डाल देते हैं तो हमें एक एसिडिक बफर सॉल्यूशन मिलता है। थर्ड, जब हम लोग वीक एसिड में उसके साथ एक सॉल्ट डालते हैं जो कि स्ट्रॉन्ग बेस से बनाया हुआ है, करेक्ट, देन वो एक हमारा एसिडिक बफर सॉल्यूशन बन जाता है। तो ये 3 एक्चुअल में है क्या, ये कंडीशंस है पहचानने के लिए कि हमारा जो हमें एग्जांपल्स दिया है वो बफर है कि नहीं, बफर है तो फिर कौन सा बफर है, एसिडिक है या बेसिक है। सो विद द हेल्प ऑफ दिस 3 कंडीशंस हम लोग बहुत इजीली पहचान सकते हैं इन तीनों में से कोई भी एक प्रेजेंट है
देन इट इज डेफिनेटली एसिडिक बफर सॉल्यूशन। बट इन तीनों में से कोई भी प्रेजेंट नहीं है कंडीशन, देन ऑफ कोर्स वो बफर ही नहीं होगा शायद। अगर सॉल्ट सॉरी सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस से बना है तो भी एक वो बफर हो सकता है, करेक्ट। बट फिर भी कोई भी अलग ही एग्जांपल्स देके बनाया हुआ है देन तो वो बफर नहीं होगा, डेफिनेटली हम लोग इससे बोल सकते हैं। ओके, आई होप दिस इज गेटिंग क्लियर। सो इधर अभी हम लोग ने याद है पहले पीएच ऑफ वीक एसिड पढ़ा था, फिर हम लोग ने पढ़ा था वीक एसिड को, जब हम लोग वीक एसिड में एक स्ट्रॉन्ग एसिड डाल देते हैं तो एक कॉमन आयन इफेक्ट हो जाता है, उसके वजह से पीएच पढ़ा था, करेक्ट। तो अभी हम लोग पढ़ रहे वीक एसिड में जब स्ट्रॉन्ग बेस डालेंगे तभी बफर बन रहा है। तो हर केस में ना चीजें डिफरेंट है, तो आपको समझना बहुत जरूरी है। जब हम लोग के साथ वीक एसिड के साथ उसका कॉन्जुगेट बेस है, वीक एसिड में सॉल्ट है बट वो कौन सा सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग बेस वाला है, तो यहाँ पे हमारे पास बफर आ जाता है जिसको हम लोग एसिडिक बफर बोलते हैं। बफर का मेन काम क्या है, इसको बफर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये काफी हद तक जब उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस डाल रहे हैं फिर भी ये रेजिस्ट कर रहा है काफी हद तक, इसलिए इसको हम लोग बफर सॉल्यूशन बोल देते हैं। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ओके, तो अभी आ जाते हैं हमारा बेसिक बफर सॉल्यूशन। तो बेसिक बफर सॉल्यूशन को कैसे पहचानना है, इधर भी हमारे पास 3 कंडीशंस आ जाएगा। फर्स्ट, जब हमारा वीक बेस है और स्ट्रॉन्ग एसिड है, ऑफ कोर्स वीक बेस का जो मोल्स है वो ज्यादा होना चाहिए स्ट्रॉन्ग एसिड के मोल्स से, देन ये हमारा बेसिक बफर सॉल्यूशन है। सेकेंड, वीक बेस और उसका कॉन्जुगेट एसिड प्रेजेंट है, देन ऑफ कोर्स इट इज ऑफ कोर्स अ बेसिक बफर सॉल्यूशन। थर्ड, वीक बेस और उसका सॉल्ट है, वीक बेस प्लस सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ सॉल्ट है, देन ऑल्सो इट इज अ बेसिक बफर सॉल्यूशन। सो सेम चीज है, जस्ट एसिड इधर वीक एसिड है तो सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस, इधर वीक बेस है तो सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग एसिड, दिस इज जस्ट ऑपोजिट थिंग्स है। जो ये तीनों कंडीशंस दोनों के लिए याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग को इसमें से ही पहचानने को आएगा कि एसिडिक बफर कौन सा है, बेसिक बफर कौन सा है, बफर है भी या नहीं है तो फिर पीएच निकालना है या पीओएच निकालना है, जो आगे हम लोग फॉर्मूलाज पढ़ेंगे तभी आपको समझेगा। सो एसिडिक बफर आ जाएगा तो हम लोग उसके लिए पीएच निकालते, बेसिक बफर आ जाएगा उसके लिए पीओएच निकालते, बट बेसिक बफर के लिए पीओएच के जगह पे आपको पीएच पूछा है क्वेश्चन में, देन आपको 14 में से माइनस करके पीएच निकालना पड़ेगा। तो ये सब चीजें आ जाती है, इसके लिए हमें एसिडिक बफर और बेसिक बफर पहचानना बहुत इजीली आना चाहिए। ओके, तो पहले एग्जांपल्स करते हैं, फिर 2-3 क्वेश्चंस करेंगे पहचानने वाले एंड देन हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो एसिडिक बफर सॉल्यूशंस, जब हमारे पास एक एसिड है वीक एसिड, एसिटिक एसिड हमारा एक वीक एसिड है, करेक्ट, और एक हमारे पास सॉल्ट है CH3COONA, तो ये किससे बनाया हुआ है, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बनाया हुआ सॉल्ट है, ये CH3COOH एंड ये NaOH, करेक्ट। तो ये हमारा एक बफर एसिडिक बफर सॉल्यूशन का एग्जांपल है। वैसे CH3COOH प्लस CH3COO माइनस, सो इधर ये क्या है, वीक एसिड है, ये इसका कॉन्जुगेट बेस है, तो ये भी एक बफर सॉल्यूशन है, एसिडिक बफर है, करेक्ट। वैसे ही थर्ड एग्जांपल H3PO4 प्लस H2PO4, H3PO4 क्या है हमारा वीक एसिड एंड NaH2PO4 हमारा क्या है, सॉल्ट, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का, सो ये भी एक एग्जांपल है। सेम गोज विथ फोर्थ एग्जांपल H2CO3 एंड NaHCO3, करेक्ट, तो ये भी वीक एसिड, ये सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। सो ये एग्जांपल्स हमारे पास आ जाते हैं और हमें पहचानना पड़ता है। सो आप क्या करो, इस आप जितना भी आपको समझेगा 2-3 एग्जांपल्स आप खुद से बनाओ एंड कमेंट कर दो, ताकि आपको और क्लैरिटी आएगा इन चीजों के ऊपर, एंड दूसरे लोगों ने किया रहेगा तो उसको देखो एक बार, समझो एक बार। नेक्स्ट, बेसिक बफर सॉल्यूशन, इधर एग्जांपल NH4Cl, करेक्ट। बेसिक बफर में हम लोग को पता है कि वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड चाहिए, बट वीक बेस का मोल्स ज्यादा होगा, सेकेंड केस में वीक बेस और कॉन्जुगेट एसिड, एंड थर्ड वीक बेस और सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग एसिड। सो ये वीक बेस है ये क्या है, सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग एसिड HCl, करेक्ट। ये क्या है, वीक बेस कॉन्जुगेट एसिड, ये क्या है, वीक बेस और सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग एसिड। ये भी एक एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लाइसिन एंड ग्लाइसिन हाइड्रोक्लोराइड, जो कि हम लोग इनऑर्गेनिक में पढ़ेंगे, बट ये एग्जांपल याद रखो बिकॉज इस पे एक PYQ आ चुका है। सो ग्लाइसिन इज हमारा एक वीक बेस, करेक्ट, और हमारा ग्लाइसिन हाइड्रोक्लोराइड इज सॉल्ट विथ वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड, इधर क्लियर दिख रहा है हाइड्रोक्लोराइड से स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl,
करेक्ट, तो ये एक एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम लोग क्वेश्चन करते ताकि थोड़ा क्लैरिटी आए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सॉल्यूशन इज नॉट एन एसिडिक बफर? नहीं है एसिडिक बफर, करेक्ट। तो इधर H2CO3 एंड Na2CO3, सो ये एक हमारा वीक एसिड है, और NaOH और H2CO3 ये सॉल्ट विथ वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, सो ये एक एसिडिक बफर है। सेकेंड, H3PO4 एंड Na3PO4, सो ये एक वीक एसिड है। आई होप सब लोग ने जो थर्ड पार्ट में हम लोग ने जो लिस्ट बनाया था पूरा स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, वो सब बाहर कर लिया है, तभी आपको ये क्वेश्चन करने जमेगा, वरना आपको पहले तो यही नहीं समझेगा कि वीक एसिड है या स्ट्रॉन्ग एसिड है। सो आई होप वो चार्ट अच्छे से कर लिया रहेगा। हम लोग ने फर्स्ट पार्ट में भी सेम चीजें डिस्कस की थी, सो आई होप सब लोग ने कर लिया रहेगा। Na3PO4 ये सॉल्ट है स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का, सो ये भी एक एसिडिक बफर है। थर्ड, HClO4 ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसके साथ जो NaClO4 बनाया हुआ है ये सॉल्ट, वो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बनाया हुआ है, तो ये हमारा एसिडिक बफर नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई कंडीशन ही नहीं था हमारे एसिडिक बफर में कि स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, ये हमारा एसिडिक बफर नहीं बनाता। जो तीन कंडीशंस है ना वही बफर सॉल्यूशन है, मतलब उन्हीं केसेस पे बफर होना पॉसिबल है, दूसरे कोई भी केसेस पे बफर नहीं होता, ये चीजें ध्यान रखो। वो तीन कंडीशन पर ही बफर होगा, वो भी जब तक वो पीएच को रेजिस्ट कर रहा है। पीएच में चेंज आ गया तो वो भी बफर से हट जाते हैं, ये चीज ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो तीनों केसेस में ही बफर पॉसिबल है, ओके। CH3COOH एंड CH3OONA, तो ये वीक एसिड है, ये सॉल्ट विथ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, सो ये भी बफर है एसिडिक, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, जो कि एसिडिक बफर नहीं है। थर्ड, सेकेंड क्वेश्चन, द बफर सॉल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिक्सचर्स ऑफ, सो किसके मिक्सचर से बफर बनाना पॉसिबल है ये पूछा है। HCl एंड NaCl, सो हम लोग ने एसिडिक बफर सॉल्यूशंस में देखा था, कहाँ पे भी, या बेसिक बफर सॉल्यूशंस में भी देखा था, स्ट्रॉन्ग एसिड एक ही जगह पे आ रहा था वीक बेस के साथ बेसिक बफर में, करेक्ट। और वो भी क्या, मोल्स दिया हुआ था तभी, और इधर हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड दिया हुआ है सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तो ऐसा वाला बफर किधर भी बनना पॉसिबल नहीं है, सो ए इज द इनकरेक्ट ऑप्शन, करेक्ट। फिर सेकेंड ऑप्शन देखो, Na2PO4 एंड Na2HPO4, सो ये ऑप्शन काफी हद तक सही लग रहा है, बिकॉज इधर से एक H हटा के इधर Na2 कर दिया है, सो H प्लस को ऐड कर लिया है, तो ये एक ऑप्शन हो सकता है। आगे चेक करो, पहले सब चेक करने का, फिर उसमें से पहले तो एलिमिनेशन मेथड यूज करो, एंड देन नहीं समझ रहे देन कंडीशंस पे जाओ, ओके। थर्ड आ जाएगा CH3COOH प्लस NaCl, सो ऑफकोर्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि एक वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ ये NaOH एंड HCl, तो स्ट्रॉन्ग एसिड वाले के साथ तो सॉल्ट नहीं था, ये वाला हमारे पास किधर कंडीशन था ही नहीं, सो गलत। NH4OH प्लस NH, ये दोनों वीक बेस है, सो वीक बेस जब दोनों साथ में डाल देंगे तो यहाँ पे कोई एसिड वाला पार्ट ही नहीं है, तो बफर तो बनने वाला है नहीं, सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। नेक्स्ट, विच विल मेक द बेसिक बफर, सो हमें कंडीशंस पता है बेसिक बफर बनने के लिए, एंड ये कौन सा फर्स्ट कंडीशन हमारा वीक एसिड, सॉरी वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड, एंड ये एक्स मोल्स है, ये वाई मोल्स है, तो हमारा एक्स मोल्स ज्यादा होना चाहिए था वाई मोल्स से, एंड अभी हम लोग क्लियरली देख पा रहे हैं कि हम मोल्स वाइज ही क्वेश्चन दे के रखा है, करेक्ट। तो ये फर्स्ट वाले कंडीशन पे ही हमें ढूंढना है, बट इधर मेन क्राइटेरिया क्या है, ये वीक बेस चाहिए, ये स्ट्रॉन्ग एसिड चाहिए, करेक्ट। तो पहले ये ढूंढते किसमें वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का मिक्सचर है, करेक्ट। ये तो स्ट्रॉन्ग बेस आ गया तो ये कट हो जाएगा, और ये तो वीक एसिड है, सो ये एसिडिक बफर बना सकता है, बेसिक नहीं बनाएगा। ये वीक एसिड आ गया, हमें तो स्ट्रॉन्ग एसिड चाहिए, और ये वीक स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। थर्ड, ये HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, हाँ है। NH4OH वीक बेस है, हाँ है, सो ये वाला ऑप्शन पॉसिबल है। मोल्स चेक करना बाकी है, ये क्या है हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड, हाँ है। NaOH स्ट्रॉन्ग बेस आ गया, सो ये भी पॉसिबल नहीं है, सो हम लोग डायरेक्टली ऐसे भी आंसर दे सकते कि थर्ड है। अगर मोल्स ढूंढना है तो मोल्स भी ढूंढ सकते, सबको पता है क्या आ जाता है, मोलैरिटी इज इक्वल टू N इंटू V लीटर्स में, सो M कितना आ जाएगा, 0.1 इज इक्वल टू N, ये 1000 ऊपर आ जाएगा, इधर 100, सो N कितना आ जाएगा हमारा 10⁻²। फॉर HCl, NH4OH के लिए
m इज इक्वल टू n बाई वी। m कितना है 0.1 इंटू 1000 बाई 200 लीटर्स में चाहिए ना 200, तो ये कितना आ जाएगा ये 5 इंटू 10⁻⁻1 जितना। सो हम लोग क्लियरली बोल सकते हैं हमारे वीक बेस का मोल्स ज्यादा है 0.5 है, करेक्ट। इसका 10⁻² मतलब 0.01 है, तो ऑफकोर्स इसका मोल्स ज्यादा है, तो थर्ड ऑप्शन वैसे भी करेक्ट था। इसके हेल्प से भी हम लोग ने चेक करके इसको करेक्ट बना लिया। नेक्स्ट अभी हम लोग आ जाते हैं पीएच कैलकुलेशन। अभी हम लोग ने ये सीखा कि बफर क्या होता है, टाइप्स ऑफ बफर क्या होता है, उसमें भी टाइप्स में भी मिक्स्ड बफर में हम लोग ने देखा हमारे पास एसिडिक बफर सॉल्यूशन है, बेसिक बफर सॉल्यूशन है, करेक्ट। फिर एसिडिक बफर सॉल्यूशन पहचानने के लिए 3 कंडीशंस है, बेसिक बफर सॉल्यूशन पहचानने के लिए 3 कंडीशंस है। फिर हम लोग ने एग्जांपल्स देखा, वैसे ही हम लोग ने क्वेश्चन सॉल्व किया कि हमें ऐसा दिया रहेगा तो इसमें से ढूंढना रहेगा कि इसमें से बफर कौन सा है, एसिडिक बफर कौन सा है, बेसिक बफर कौन सा है। वो 3 कंडीशंस को याद रखो एंड आपका सब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आगे भी हम लोग क्वेश्चंस देखोगे ना, आपको पीएच ढूंढने के लिए आएगा तो वहां पे पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा कि एसिडिक बफर देके रखा है या बेसिक बफर देके रखा है, तो उसके हेल्प से हम लोग पीएच ढूंढ पाएंगे, करेक्ट। तो आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ये पहचानना, ये 3 कंडीशंस बहुत अच्छे से आना ही चाहिए सबको, ओके। एंड उससे भी पहले वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस पहचानना आना चाहिए। अभी हम लोग आ जाते हैं पीएच कैलकुलेशंस पर। सो इधर पीएच कैलकुलेशन ऑफ एसिडिक बफर में जब हम लोग ने एक एसिड को लिया HA, करेक्ट, उसको पानी में डाला तो H3O प्लस या H प्लस आयन मिला और A माइनस आयन, जो कि हमारे पास कॉन्जुगेट बेस आ गया, करेक्ट। तो हम लोग एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka लिख के हम लोग इसको H3O प्लस या H प्लस आयन या A माइनस आयन डिवाइड बाय HA का कॉन्सेंट्रेशन। तो इधर से H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन हमें मिल गया Ka इंटू HA डिवाइड बाय A माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन, करेक्ट। सो इधर हम लोग ने सब जगह पे माइनस लॉग लगा दिया, करेक्ट। तो हमें इधर क्या पीएच मिल गया इज इक्वल टू pKa माइनस लॉग ऑफ एसिड का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय कॉन्जुगेट बेस। इधर के लिए ये कॉन्जुगेट बेस था, बट अगर हम लोग ये कंडीशन देते वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, तो भी ये वाला चीज चलता है, तो इधर हम लोग स्लैश सॉल्ट लगा देंगे। तो जब हमारे पास थर्ड वाला कंडीशन है तो देन हम लोग को इधर सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन लेना है। अगर वीक एसिड और कॉन्जुगेट बेस है तो इधर एसिड और इधर हमारे पास कॉन्जुगेट बेस का कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा, बट इधर ये माइनस था, करेक्ट। तो इसको चेंज करने के लिए इसको इन्वर्स कर दिया तो ये प्लस आ जाएगा, तो हमारा पीएच का फॉर्मूला बन जाएगा पीएच इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग, कॉन्जुगेट बेस वाला केस है तो कॉन्जुगेट बेस, या सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस है तो सॉल्ट आ जाएगा, सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय एसिड का कॉन्सेंट्रेशन। सो इधर ये कंफ्यूज मत होना, जस्ट नोट्स देख के कि कॉन्जुगेट बेस और सॉल्ट दोनों नहीं लेना, ऑफकोर्स दोनों पॉसिबल ही नहीं है आना किधर भी साथ में बफर में। सो इधर ये ध्यान रखना अलग अलग है, ओके। सो इधर से ना एक चीज आपको समझा, अभी आप लोग देखोगे कि तब हम लोग ने फर्स्ट केस नहीं लिखा, फर्स्ट केस का फॉर्मूला सेम है बट उसको समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा अलग है, तो इधर हम लोग ने लिया हुआ है। ये किसके लिए चलेगा, सेकेंड केस और थर्ड केस दोनों के लिए ऐसा वाला रहेगा, वीक एसिड प्लस कॉन्जुगेट बेस, वीक एसिड प्लस सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस, देन ये वाला चीज डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। क्या आ जाएगा फॉर्मूला, पीएच इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग कॉन्जुगेट बेस या फिर सॉल्ट जिसका भी कॉन्सेंट्रेशन है डिवाइड बाय एसिड का कॉन्सेंट्रेशन, ओके। अभी है ना हम लोग ने पढ़ा था बफर क्या होता है, जो पीएच में चेंज नहीं लाता, करेक्ट, रेजिस्ट करता है। अभी इधर हम लोग क्लियरली देख पा रहे कि इधर ये लॉग आ जाने के वजह से ना हमारा फॉर्मूला और हमारा डेफिनेशन दोनों मैच कर रहा है। जब हमारा एसिड और जो सॉल्ट है इनका कॉन्सेंट्रेशन में काफी डिफरेंस आएगा ना अच्छा खासा, तभी हमारा लॉग में डिफरेंस आएगा एंड देन हमारा पीएच इंक्रीज या डिक्रीज होगा। जैसे अभी 100, जब लॉग 100 हमारा क्या हो जाता है 2 का डिफरेंस आता है, लॉग 10 क्या हो जाता है 1 का डिफरेंस आता है, लॉग 1 तो 0 का डिफरेंस, लॉग 5 कितना 0.7 का डिफरेंस आ जाता है, करेक्ट। तो लॉग जब हमारा इतना सादा बड़ा नंबर आने पर भी इतना छोटा डिफरेंस दिखा रहा है, उसके फॉर्मूला में ही लॉग आ जाने की वजह से हमारा जो पीएच में चेंज दिखेगा वो बहुत कम दिखेगा, इसलिए ये फॉर्मूला हमारा डेफिनेशन को मैच कर रहा है। होप दिस इज गेटिंग क्लियर, ओके। सो आपको दोनों के बीच में रिलेशन अच्छे से समझ गया रहेगा, और डेरिवेशन हम लोग ने जस्ट कॉन्जुगेट बेस के लिए किया, सॉल्ट वाले के लिए नहीं किया, दोनों का फॉर्मूला ऑफकोर्स सेम है। सो
हमें फॉर्मूला से मतलब होना चाहिए एंड उसके डेफिनेशन और फॉर्मूला के बीच का रिलेशन क्लियर होना चाहिए। करेक्ट। अभी आ जाते हैं हमारे जो फर्स्ट केस है, जहाँ पे हमारे पास वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, इसका एक्स मोल्स है, ये वाई मोल्स है और एक्स मोल्स हमारा ज्यादा है, इसके लिए एक हमारा एसिडिक बफर सॉल्यूशन बन जाता है। करेक्ट। सो इसको अच्छे से समझो। ये हमारे पास वीक एसिड लिया, ये हम लोग ने एक स्ट्रॉन्ग बेस लिया। ऑफकोर्स हमें पता है एसिडिक बफर सॉल्यूशन है तो इसका मोल्स ज्यादा होने वाला है देन हमारे स्ट्रॉन्ग बेस के मोल्स से। करेक्ट। और आपको स्टाइकोमेट्री अगर पढ़ा है, लिमिटिंग रिएजेंट कभी बहुत सालों पहले पढ़ा हुआ रहेगा तो आपको पता रहेगा ये चीज कि जो लिमिट में रहेगा उसके हिसाब से हमारा प्रोडक्ट्स बनता है। करेक्ट। तो इधर हमें क्लियरली दिख रहा है हमारा वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में कौन लिमिटिंग है, ऑफकोर्स स्ट्रॉन्ग बेस। तो उसके हिसाब से हमारा इनका रिएक्शन हमें सॉल्ट देगा। तो इसका रिएक्शन जो हमें सॉल्ट देगा वो कितना देगा, 5 मोल्स जितना, लिमिटिंग रिएजेंट जितना, तो 5 मोल्स जितना हमें सॉल्ट मिल गया इधर। करेक्ट। वैसे H2O भी 5 मोल्स ही मिलेगा। तो हम लोग बोलेंगे जब प्रोडक्ट बन रहा है देन कंटेनर में क्या चीजें बची, इसका 5 मोल इधर से 5 मोल्स ही गया रहेगा ना 10 मोल्स एसिड में से, क्योंकि 5 मोल्स ही जरूरत है, लिमिटिंग रिएजेंट NaOH है, इसके पास 5 ही मोल है। तो CH एसिड हमारा 10 मोल देके कुछ फायदा नहीं है, उसको भी 5 मोल्स ही देना पड़ेगा तभी हमारा प्रोडक्ट बनेगा। करेक्ट। उसके दूसरे 5 मोल्स तो ऐसे ही रिमेनिंग में ही रहेंगे। सही। तो NaOH तो इधर 0 हो गया, CH3COONA जो सॉल्ट बना वो भी 5 मोल्स रहेगा लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से। करेक्ट। सो इधर से हम लोग को पीएच जो हम लोग ढूंढते हैं ना वो डायरेक्टली ढूंढ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जो फॉर्मूला हम लोग ने पढ़ा। क्या पीएच इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय एसिड का कॉन्सेंट्रेशन। तो सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन कितना है 5 मोल्स, एसिड का कितना कॉन्सेंट्रेशन है 5 मोल्स। कौन सा बचा हुआ है वो वाला कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि नॉर्मली जब हमें ऐसे केस में देंगे ना सिर्फ वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के केस में देन हम लोग नहीं, हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर, दोनों का फॉर्मूला का मतलब सेम है, नंबर सेम आएगा। जस्ट हम लोग को याद रखना क्या है कि जो कंटेनर में बचा है एट द एंड वाला वो लेके हमें पीएच निकालना है विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं, मतलब इसके लिए नहीं समझ रहा है देन हमेशा क्या करना है, पीएच लिखना है पीके प्लस लॉग स्ट्रॉन्ग बेस जितना इसका कॉन्सेंट्रेशन रहेगा उतना ही सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन रहने वाला है। तो स्ट्रॉन्ग बेस लिख दो डिवाइड बाय वीक एसिड माइनस स्ट्रॉन्ग बेस कर दो। तो लिमिटिंग कितना, लिमिटिंग स्ट्रॉन्ग बेस था, वीक एसिड ऑफकोर्स एक्सेस में था, तो एक्सेस माइनस लिमिटिंग विल गेट द कॉन्सेंट्रेशन जो बचा हुआ है कंटेनर में। करेक्ट। आई होप दिस इज क्लियर। डायरेक्टली ये आई बिलीव कि आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला याद रखो, ये फॉर्मूला याद रखने का झंझट मत लो। कभी भी आपको ऐसे वाला कंडीशन आ गया और आपको पीएच पूछा है तो हमेशा जो सॉल्ट है वो कौन सा होगा, सॉल्ट बाय एसिड होगा। इधर बेस बाय एसिड नहीं है, सॉल्ट बाय एसिड है। करेक्ट। तो बेस हमारा लिमिटिंग है उसके उतना ही हमारा सॉल्ट बना हुआ रहेगा, तो वो कॉन्सेंट्रेशन लिखो। फिर रिएक्शन होने के बाद एसिड का कितना कॉन्सेंट्रेशन बचा है वही कंटेनर में होगा, उसके हिसाब से ही हम लोग पीएच निकालेंगे, क्योंकि जो कंटेनर में सॉल्ट बना है वो कॉन्सेंट्रेशन लिया तो कंटेनर में जो एसिड बचा है उसका ही कॉन्सेंट्रेशन लेंगे। सो इधर 5 आ जाएगा। तो आई होप दिस इज क्लियर। ओके। सो विद द हेल्प ऑफ ये लोग बताएंगे नहीं आपको, इधर आपको खुद ही समझ, ये बहुत कम टीचर्स आपको बताएंगे कि ऐसे केस में आपको ऐसे सॉल्व करना है, वरना मोस्ट ऑफ द टीचर्स क्या समझेंगे कि वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस दे दिया उससे आप लोग क्लियरली सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय एसिड का कॉन्सेंट्रेशन कर ही लोगे, इसमें बहुत बड़ा चीज नहीं है। बट इधर कंफ्यूजन क्या होता है, एसिड का कॉन्सेंट्रेशन में लोग जो इनिशियल था ना वो ले लेते हैं, जो कि बहुत ज्यादा गलत हो जाएगा। हमें कौन सा लेना है जो कंटेनर में बचा होगा। ऑफकोर्स हम लोग पीएच किसका निकाल रहे, जो रिएक्शन हो जाने के बाद। करेक्ट। तो आई होप दिस इज क्लियर। ओके। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको नहीं बताएंगे, बहुत कम लोग बताएंगे एंड इस वाले टॉपिक पे ना बहुत कम क्वेश्चन है, मतलब आज तक पीवाईक्यू में ये वाले फॉर्मूला पे क्वेश्चन आया हुआ ही नहीं है, मतलब ये वाले कंडीशन पर क्वेश्चन नहीं आया हुआ। दो कंडीशन है ना दूसरे दो, उन पे बहुत क्वेश्चन आए हुए बट ये कंडीशन पे बहुत रेयरली क्वेश्चन आता है। बट यू स्टिल नीड टू नो दिस क्योंकि अगले साल आ सकता है। करेक्ट। सो अभी एक बार पूरा गो थ्रू करते विद द हेल्प ऑफ दिस चार्ट। जब हमारे पास एसिडिक बफर होगा और एसिडिक बफर में कौन सा कंडीशन, सेकेंड थर्ड, फॉर्मूलाज तीनों में सेम है, जस्ट हम लोग को समझना एक डिफरेंट चीज इधर समझना था जो हम लोग ने समझ लिया। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, पीएच इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग सॉल्ट ले लो या कॉन्जुगेट बेस ले लो डिवाइड बाय एसिड।
एंड जब हमारे पास ये वाला कंडीशन है, जब एसिड का मोल्स ज्यादा है, तभी हमेशा याद रखना है सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, जितना स्ट्रॉन्ग बेस का है, बिकॉज स्ट्रॉन्ग बेस इधर लिमिटिंग बन जाता है, डिवाइड बाय एसिड का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, जितना कंटेनर में बचा है आफ्टर द रिएक्शन जो हो गया है। अगर एक एसिड और एक बेस को डाला तो वो ऑफकोर्स सॉल्ट तो बनाने ही वाले हैं, करेक्ट। तो उसके बेसिस पे हमें पीएच ढूंढना होगा, ये चीज याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक बफर में क्या आ जाएगा हमारा जस्ट वाइस वर्सा, इधर हमारा पीओएच आ जाएगा, ये पीकेबी आ जाएगा, इतना ही डिफरेंस आ जाएगा, ये याद रखना बहुत जरूरी है। दैट्स इट, ये हमारे फॉर्मूलाज हो गए, यही हमेशा ये वाला फॉर्मूला ही हमेशा याद रखो, सॉल्ट बाय एसिड ही रखना है हमेशा याद, ओके। सो अभी हम लोग आ जाते हैं हमारे दूसरे टॉपिक पे, बफर कैपेसिटी। इसके ऊपर जो क्वेश्चन है वो हम लोग आगे करेंगे, बट अभी के लिए जस्ट एक फॉर्मूला ही याद रखना है, कौन सा, पीएच इज इक्वल टू पीकेए प्लस लॉग सॉल्ट बाय एसिड, करेक्ट। हर जगह ये वाला वैलिड है, सॉल्ट बाय एसिड याद रखो अच्छे से, या कॉन्जुगेट बेस बाय एसिड, वो दोनों सेम ही है। बेसिक बफर में क्या आ जाएगा, पीओएच इज इक्वल टू पीकेबी प्लस लॉग सॉल्ट या कॉन्जुगेट एसिड बाय बेस। आई होप दिस इज क्लियर। सो अभी आ जाते हैं हमारे बफर कैपेसिटी पे। ये क्या होता है, बेसिकली इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस added to 1 liter of a buffer solution to change its pH by 1 unit. सो ये बेसिकली बफर का इफेक्टिवनेस चेक करने के लिए ये फॉर्मूला, बफर कैपेसिटी। कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, ये कितना कर सकता है, इसका कैपेसिटी 3 घंटा पढ़ाई करने का, तो ये 3 घंटे का इसका कैपेसिटी है स्टडी आवर्स का। वैसे ही बफर का कैपेसिटी इसकी, वो कितने हद तक बफर को बनाए रख सकता है, दैट इज इफेक्टिवनेस कितना बफर का रख सकता है, मेजर कर सकता है, इज कॉल्ड एज हमारा बफर कैपेसिटी, ओके। इट measures the effectiveness of a buffer, correct. Larger the value of buffer capacity, more resistance is the solution to pH change. So buffer capacity मतलब अभी number of moles of acid or base added per liter divided by change in pH of buffer solution. So जितना कम change लाएगा pH में, उतना ही मतलब जितना ज्यादा नंबर ऑफ हम लोग ने मोल्स डाला, फिर भी उसने कम चेंज लाया पीएच में, देन हम लोग उसका बफर कैपेसिटी ज्यादा आएगा। इसका मतलब क्या, वो ज्यादा रेजिस्टेंट है चेंज लाने में, करेक्ट। आई होप दिस इज क्लियर। अब अच्छे से समझो इस चीज को, कि जब हम लोग ने समझो 4 से 5 मोल्स हम लोग ने स्ट्रॉन्ग एसिड का ऐड किया एक बफर सॉल्यूशन में, और उसमें से पीएच चेंज जो था वो 0.7 0.3 जितना ही हमें मिल रहा था। सो इधर हम लोग देख पा रहे हैं हमारा फॉर्मूला से डेल्टा एन बाय डेल्टा पीएच, मतलब नंबर ऑफ मोल्स चेंज बाय नंबर ऑफ पीएच कितना, 0.3 जितना ही चेंज हुआ। तो इधर हमारा जो बफर कैपेसिटी आएगा उसका वैल्यू ऑफकोर्स ज्यादा आएगा, करेक्ट। तो अगर बफर कैपेसिटी हमारा ज्यादा है, इसका मतलब जो हमारा चेंज को रेजिस्ट कर रहा है जो सॉल्यूशन, वो ज्यादा है, बोल सकते हैं। Larger the value of buffer capacity, more resistance is the solution to pH change, correct. I hope this is clear. So इधर एक क्वेश्चन है, उसको करते हैं ताकि क्लैरिटी आए। When 2 moles of HCl is added to 1 liter of an acidic buffer solution, its pH change from 3.4 to 3.9. Find its buffer capacity. क्या फॉर्मूला था बफर कैपेसिटी का, डेल्टा एन बाय डेल्टा पीएच। सो कितना मोल्स ऐड किया, 2 मोल ऐड किया, करेक्ट। कितना चेंज आया, 3.4 टू 3.9, मतलब 0.5 का चेंज ही आया है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 × 20/4 आ गया हमारा बफर कैपेसिटी। अभी और एक ऐसा कोई एग्जांपल लेते हैं जिसमें 1 मोल ऐड किया और चेंज आता 0.5 का, करेक्ट। तो देन वहां पे हमारे जो बफर कैपेसिटी का आंसर आता वो 2 के इक्वल आ जाता। सो हम लोग इधर बोल सकते हैं कि फर्स्ट सॉल्यूशन में जो बफर कैपेसिटी था वो ज्यादा था, इसका मतलब क्या, वो ज्यादा रेजिस्टेंट था चेंज लाने में, करेक्ट। वो रेजिस्ट कर रहा था कि पीएच चेंज ना हो, इस कॉल्ड एज हमारा बफर कैपेसिटी। एक बार रिवाइज करो, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस एडेड टू 1 liter ऑफ अ बफर सॉल्यूशन टू चेंज इट्स पीएच बाय 1 unit, करेक्ट। इट मेजर्स द इफेक्टिवनेस ऑफ अ बफर, ये मेजर करेगा कि कितना मतलब हद तक बफर मेंटेन कर पा रहा है, रेजिस्ट कर पा रहा है चेंज को, पीएच में चेंज को। वो जितना नंबर ऑफ मोल्स ऐड हो रहे हैं उसके कंपेयर में पीएच कितना चेंज हो रहा है,
will define our buffer capacity. I hope this is very clear. So buffer capacity का फॉर्मूला क्या बन जाता है, नंबर ऑफ मोल्स एट डिवाइड बाय पीएच चेंज. तो इधर हम लोग फॉर्मूला के हेल्प से भी बोल सकते हैं कि जितना पीएच चेंज कम होगा उतना बफर कैपेसिटी ज्यादा होगा, बिकॉज हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन आ रहा है. करेक्ट. आई होप दिस इज क्लियर. ये समझा होगा अच्छे से, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. नेक्स्ट तो अभी हम लोग बात करते हैं इज अबाउट मैक्सिमम बफर कैपेसिटी. बफर कैपेसिटी का अभी हम लोग ने फॉर्मूला पढ़ा, क्या था, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय, जो ऐड किया वो डिवाइड बाय चेंज इन पीएच. अगर हमारा चेंज इन पीएच इज इक्वल टू 0 तभी हम लोग बोलेंगे जो हमारा बफर कैपेसिटी है वो मैक्सिमम है. मतलब क्या, हमारे बफर का मतलब क्या, इट इज रेजिस्टेंट टू चेंज इन पीएच. करेक्ट. अगर चेंज इन पीएच ही इक्वल टू 0 है देन हम लोग बोल सकते हैं ना कि इफेक्टिवनेस ऑफ बफर इज बहुत ज्यादा. इसका ही मतलब क्या, मैक्सिमम बफर कैपेसिटी हमें देखने मिलता है. सो अभी हमारे पास जो फॉर्मूला है, पीएच इज इक्वल टू पीकेए प्लस लॉग सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय एसिड का कॉन्सेंट्रेशन. करेक्ट. इधर अभी हम लोग को पता है कि पीएच, जो डेल्टा पीएच है वो हम लोग को इक्वल टू 0 रखना है. करेक्ट. बट ये वाले टर्म के वजह से तो वैसे भी पीएच पे कोई इफेक्ट नहीं था, बिकॉज इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट. बट जो चेंज आ रहा था हमारा पीएच में वो किस वजह से आ रहा था, ये वाले टर्म के वजह से आ रहा था. तो समझो हम लोग ने ये वाले टर्म को इक्वल टू 0 कर दिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग सॉल्ट बाय एसिड इज इक्वल टू 1. तो एंटी लॉग इधर जाएगा तो ये 1 के इक्वल आ जाएगा. तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड बोल सकते हैं इधर. सो इधर एंड पॉइंट क्या है कि हमारा जो पीएच है वो इक्वल हो जाएगा पीके के साथ. करेक्ट. सो जब हमारा डेल्टा पीएच 0 है मतलब क्या, इधर कोई भी चेंज नहीं हुआ है पीएच में. इसका मतलब इधर हमारे पास जो दो टर्म्स है उनमें से एक ही टर्म के वजह से पीएच में चेंज आ रहा था, वो है ये वाला टर्म. अगर ये वाले टर्म को ही हम लोग ने 0 के इक्वल ले लिया देन क्या हो गया, हमें एक कंक्लूजन मिला कि जो कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्ट का और कॉन्सेंट्रेशन है एसिड का जब इक्वल होगा तभी हमारा ये वाला टर्म इक्वल टू 0 हो जाएगा एंड जो हमारा पीएच है वो इक्वल टू पीके ही रहेगा. आई होप दिस इज वेरी क्लियर. वैसे ही हमारा बेसिक बफर है, जब हम लोग को चाहिए कि पीओएच इज इक्वल टू 0, उसमें कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए. तो पीओएच का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, पीकेबी प्लस लॉग एस सॉल्ट बाय बेस. करेक्ट. अभी ये तो हमारा टेम्परेचर डिपेंडेंट है तो इस पे तो पीओएच का वैल्यू वैसे भी डिपेंड नहीं कर रहा था, मतलब चेंज नहीं हो रहा था, डिपेंड कर रहा था बट चेंज उसके वजह से नहीं हो रहा था. चेंज लाने वाला जो टर्म है वो ये था. करेक्ट. अगर जो चेंज लाने वाला टर्म है उसको हम लोग इक्वल टू 0 मान ले तो क्या हो जाएगा, जो हमारा कॉन्जुगेट एसिड है या सॉल्ट है वो उसका कॉन्सेंट्रेशन बेस के इक्वल हो जाएगा. तो इधर से हमें कंक्लूजन मिलता है जब हमारा सॉल्ट का या कॉन्जुगेट एसिड का कॉन्सेंट्रेशन है वो बेस के कॉन्सेंट्रेशन के इक्वल है देन हमारा जो ये वाला जो चेंज ला रहा है पीओएच में, जो मेन रीजन है पीओएच में चेंज लाने का, वही इक्वल टू 0 हो जाएगा एंड विल गेट पीओएच इज इक्वल टू पीकेबी. या ऐसे भी कंक्लूड कर सकते हैं जब हमारा पीओएच इज इक्वल टू पीकेबी, इसका मतलब क्या, जो चेंज लाने वाला पार्ट है वो इक्वल टू 0 है. मतलब क्या, हमारा जो कॉन्जुगेट बेस और सॉल्ट है उसका कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू एसिड. हम लोग दोनों साइड से उसको कंक्लूड कर पा रहे हैं. आई होप दिस इज वेरी क्लियर. आई होप ये लॉग वाला चीज आपको समझ रहा है इधर, क्योंकि जब हम लोग अगर फॉर एग्जाम्पल हमारा कॉन्जुगेट सॉल्ट और बेस का कॉन्सेंट्रेशन दोनों का 1 है तो क्या आ जाता है, दोनों को इधर से कट होके 1 आ जाएगा तो log 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा एंड विल गेट दिस एज द कंक्लूजन. या वाइस वर्सा, इधर से जाओ, ये अगर हमारा इक्वल है मतलब इसका ये log ये पूरा पार्ट इज इक्वल टू 0, सो इधर से हमें कॉन्सेंट्रेशन इक्वल मिल रहा है. तो दोनों तरफ से आप कंक्लूड कर पा रहे हो दोनों रिजल्ट्स को. सो याद क्या रखना है, हमारा पीएच चेंज तभी होगा या पीओएच चेंज तभी होगा जब ये मेन जो पार्ट कॉन्सेंट्रेशन वाला पार्ट है वो चेंज हो रहा है. तो ये वाला पार्ट तो वैसे भी टेम्परेचर डिपेंडेंट है तो इसको कुछ लेना देना नहीं है. ये पार्ट के वजह से हमारा पीएच और पीओएच चेंज हो रहा था. आई होप दिस इज वेरी क्लियर. ओके. सो अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, डिस्ट्रक्शन ऑफ बफर. So buffer is said to be destroyed when its pH or pOH change more than 1 from pKa and pKb. So अभी हम लोग ने देखा जब डेल्टा pH is equal to 0 है मतलब pH में कोई भी चेंज नहीं है
तो उसका मतलब क्या था, जो हमारा पीएच है वो इक्वल टू पीके है, या पीओएच है वो इक्वल टू पीकेबी है, करेक्ट। बट समझो जब हमारा पीएच जो है वो इक्वल टू पीके प्लस वन हो गया या माइनस वन हो गया, देन तो पीएच में एक बहुत बड़ा चेंज दिख रहा है, प्लस वन माइनस वन का चेंज हमें देखने को मिल रहा है, करेक्ट। तो इट्स अ बिग थिंग, पीएच में प्लस वन या माइनस वन का चेंज भी बहुत बड़ी बात होती है, करेक्ट। तो वहाँ पे बफर हमारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सो जब हम लोग का पीके दैट इज मैक्सिमम बफर, ये पीएच स्केल अगर माने तो पीके जो है वो हमारा पीएच के इक्वल रहेगा, तभी हम लोग बोलेंगे हमारा मैक्सिमम बफर कैपेसिटी है। बट जब हमारा जो पीएच है वो पीके ए प्लस वन हो गया, देन इधर हमारा बफर जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा एंड पीके ए माइनस वन हो जाएगा, तो भी इस पे हमारा बफर जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। बफर जो है वो इन दोनों के बीच तक ही पॉसिबल है रहना, उसके बाद बफर नहीं रहेगा, बफर डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। सो यही डेफिनेशन हमें बोल रहा है कि बफर को डिस्ट्रॉय करने के लिए हमें पीएच को प्लस वन या माइनस वन से इंक्रीज करना पड़ेगा या डिक्रीज करना पड़ेगा, तभी डिस्ट्रक्ट होगा बफर। सो पीएच हम लोग को पता है मैक्सिमम बफर कैपेसिटी पे पीके के इक्वल था, अगर पीएच इज इक्वल टू पीके प्लस वन कर दे तो भी बफर डिस्ट्रॉय होगा, या पीके माइनस वन कर दे तो भी बफर डिस्ट्रॉय होगा। तो बफर किसके, इन दोनों के बीच के जितने नंबर्स होंगे उसमें ही बफर होना पॉसिबल है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। सेम गोज फॉर हमारा बेसिक बफर कैपेसिटी, पीओएच इज इक्वल टू पीकेबी, करेक्ट, जब मैक्सिमम बफर कैपेसिटी है। बट पीओएच इज इक्वल टू पीकेबी प्लस वन हो जाए या पीओएच इज इक्वल टू पीकेबी माइनस वन हो जाए तो हमारा बफर जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। हमारा जो पीओएच है इज इक्वल टू पीकेबी पर मैक्सिमम रहेगा। सो हमारा जो बफर रहेगा वो इन दोनों नंबर्स के बीच में ही होना पॉसिबल है। इस नंबर के बाद ये डिस्ट्रक्ट हो जाएगा, इस नंबर के बाद बफर डिस्ट्रक्ट हो जाएगा। सो आई होप दिस इज वेरी क्लियर। तो ये बहुत याद रखना जरूरी है कि डिस्ट्रक्शन ऑफ बफर कभी हो जाएगा, जब प्लस जो मैक्सिमम बफर कैपेसिटी आ रहा है पीएच इज इक्वल टू पीके, पीके के प्लस वन हो जाए या माइनस वन हो जाए, वन से इंक्रीज हो या वन से डिक्रीज हो, प्रॉपर वन का चेंज देखने मिला, उसका मतलब हमारा पीएच इंक्रीज हो गया, हमारा बफर डिस्ट्रक्ट हो गया। सो आई होप दिस इज वेरी क्लियर। फिर अभी इधर से हम लोग है ना ये चीज देख सकते हैं, जब पीके माइनस वन हो रहा है एंड पीके ए है एंड पीके ए प्लस वन हो रहा है, तो कॉन्सेंट्रेशन पे क्या, कॉन्सेंट्रेशन वाइज क्या हो रहा है चेंज वो देखते हैं। कैसे देखो, जब पीके पीएच इज इक्वल टू पीके ए है, करेक्ट, मतलब हमारा जो ये लॉग वाला पार्ट है, लॉग सॉल्ट बाय एसिड वाला पार्ट इज इक्वल टू जीरो है, करेक्ट। इसका ही मतलब क्या, जो हमारा एसिड और सॉल्ट का कंसंट्रेशन है वो इक्वल टू वन इक्वल है, दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल है। इसके वजह से जब हम लोग ने इधर डाला तो ये कट हो जाएगा, लॉग वन आ जाता है, जो लॉग वन इज इक्वल टू जीरो, वैसे भी देख सकते हैं। तो जब दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम है तभी हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं जितना पीके रहेगा उतना ही पीएच रहेगा, और वहाँ पे हमें मैक्सिमम बफर भी देखने मिलेगा। बट जब पीके माइनस वन कर दिया, पीएच इज इक्वल टू पीके माइनस वन, मतलब अभी हमारा जो ये लॉग सॉल्ट बाय एसिड वाला पार्ट है वो इक्वल टू माइनस वन बोल सकते। सो लॉग को इधर भेज दिया तो एंटी लॉग आ जाएगा, तो सॉल्ट बाय एसिड क्या आ जाएगा, 1/10 आ जाएगा, करेक्ट। अभी इतना तो पता ही है ना, 10 जब है हमारा लॉग 10 इज इक्वल टू 1, तो जब एंटी लॉग 1 आ जाएगा इसका मतलब आंसर क्या आ गया, 10 आ गया। तो अभी ये पता है लॉग माइनस वन इज इक्वल टू 1/10 होता है, करेक्ट। तो इधर एंटी लॉग डाल दिया तो 1/10 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस वन आ जाएगा। ये चीजें हम लोग ने सीखी, आई होप सबको पता होगा ये चीजें। सो क्या हो गया यहाँ पे, सॉल्ट बाय एसिड का इज इक्वल टू 1/10 के रेशियो में रहेंगे, मतलब क्या, हमारा जो एसिड का कॉन्सेंट्रेशन है वो 10 टाइम्स है सॉल्ट के कॉन्सेंट्रेशन के, तभी हमारे पास डिस्ट्रक्शन हो रहा है बफर का, ये चीज याद रखो। जब हमारा पीके प्लस वन है, मतलब क्या, पीएच इज इक्वल टू पीके प्लस वन, करेक्ट। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा लॉग सॉल्ट बाय एसिड जो है वो इक्वल टू प्लस वन हो जाएगा। तो इधर हम लोग डायरेक्टली एंटी लॉग लगा देंगे तो 10 आ जाएगा। तो इधर हम लोग बोल सकते हैं कि जब सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन इज 10 टाइम्स ऑफ एसिड का कॉन्सेंट्रेशन ना, तभी हमारा प्लस पीके प्लस वन हो रहा है, जिसके वजह से हमारा जो बफर है वो डिस्ट्रक्ट हो जा रहा है। तो हमारा जो एसिडिक बफर रेंज है
वो ऐसा बोल सकते सॉल्ट और एसिड के 1/10 रेशो से टू 10/1 रेशो तक ही हमारा एसिडिक बफर रेंज हमें देखने मिलेगा कॉन्सेंट्रेशन वाइज। करेक्ट, आई होप दिस इज वेरी क्लियर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा इधर समझना बहुत जरूरी है। जब हमारा सॉल्ट और एसिड का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो रहा है तभी हम लोग क्लियरली देख पा रहे हैं हमारा पीएच इज इक्वल टू पीके, मतलब मैक्सिमम बफर हमें मिल रहा है। बट जब हमारा pH इज इक्वल टू pK +1 हो जा रहा है या -1 हो जा रहा है, इसका मतलब क्या हमारा मेन कॉन्सेंट्रेशन वाली चीज में कुछ डिफरेंस आया है। तो -1 हो रहा है तो हम लोग ने एंटी लॉग वगैरह निकाल के देखा तो सॉल्ट बाय एसिड इज इक्वल टू 1/10 आ गया। तो इधर से हम लोग को क्लियरली समझ रहा है कि एसिड का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो 10 टाइम्स ऑफ सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन है। तो यहाँ पे जब ऐसी कंडीशन आ गया इसका मतलब यहाँ पे हमारा बफर डिस्टर्ब हो गया। या इधर अगर ऐसा रहता है ना एसिड कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन, तो भी बफर अभी तक है। बट जब पूरा -1 प्रॉपर हो गया देन हमारा बफर इज गया, खत्म। एंड देन pK +1 हो गया, इसका मतलब सॉल्ट बाय एसिड इज इक्वल टू 10/1 हो गया। मतलब क्या सॉल्ट का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 10 टाइम्स ऑफ एसिड का कॉन्सेंट्रेशन है। तो यहाँ पे भी हमारा बफर जो है वो खत्म हो गया, ये याद रखना बहुत जरूरी है। तो ये एक हमारा एसिडिक रेंज बन गया कि जब हमारा एसिड इज इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ सॉल्ट टू सॉल्ट इज इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ एसिड, ये वाला रेशो हमें मिल रहा है ना, मतलब सॉल्ट बाय एसिड का 1/10 रेशो मिल रहा है या सॉल्ट बाय एसिड का 10/1 रेशो मिल रहा है, उसके आगे का मिल रहा है तो हमारा बफर खत्म हो चुका है। अगर जो रेशो है वो 10/1 के पहले का कोई नंबर आ रहा है 8/1 6/1 देन अभी भी हमारे पास बफर बाकी है। करेक्ट, आई होप दिस इज क्लियर। बहुत इजी चीज है, जस्ट इसको अच्छे से समझो, यू विल गेट इट। ओके, नेक्स्ट अभी हम लोग क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। सो अभी क्वेश्चंस देखते हैं। On diluting a buffer solution, its pH remains constant. हम लोग ने सेकेंड पॉइंट पढ़ा था प्रॉपर्टी का, करेक्ट। The pH of the solution containing 50 ml of each of 0.1 sodium acetate and 0.01 m acetic acid. So ये कौन सा केस है, वीक एसिड प्लस बेस स्ट्रॉन्ग बेस के साथ वाला सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस। इसका कितना कॉन्सेंट्रेशन हमें देखे रखा है 0.01 एंड इसका कितना है 0.1। सो इधर क्या बोले पीएच ढूंढने बोले, पीके का वैल्यू देके रखा है। सो इट्स वेरी सिंपल, पीएच इज इक्वल टू पीके प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट बाय एसिड, करेक्ट। सो पीके कितना आ जाएगा 4.75 प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट बाय एसिड, लॉग सॉल्ट कितना है 0.1, एसिड कितना है 0.01, मतलब कितना आ जाएगा 4.75 प्लस ये 0.1 एंड ये 0.2, तो 10⁻⁻² का +2 ऊपर जाएगा एंड 1 हो जाएगा, हमें मिल जाएगा log 10 एज द आंसर। मतलब इधर से 10⁻², ये 10⁻1, सो ये -2 इधर जाके +2 हो जाएगा ना, हमें मिल जाएगा 10 एज द आंसर। सो log 10 कितना आ जाता है 1 जितना, तो 4.75 प्लस 1 तो 5.57, 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। नेक्स्ट, a solution containing a mixture of acetic acid and sodium acetate maintains a constant value of pH on addition of small amount of acid or alkali, करेक्ट। बिकॉज ये बफर है हमारा कौन सा वाला, ऊपर वाली एग्जांपल्स है वीक एसिड प्लस सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस। रीजन पढ़ते, a solution containing a mixture of acidic acid and sodium acetate acts as a buffer solution around pH is equal to 4.75। सो इधर हम लोग को बोल क्या रहा है कि वो बफर मेंटेन कर रहे हैं किधर एक्ट्स एज अ बफर अराउंड pH इज इक्वल टू 4.75। अभी हम लोग ने देखा इसका pK कितना था 4.57, करेक्ट। मतलब ये अगर 5.57 और 3.75 के बीच का कोई भी नंबर रहेगा तो वो बफर में है, इस नंबर के बाद हमारा बफर चला जाएगा, करेक्ट। तो 4.75 पे हमारा बफर अभी भी मेंटेन है, करेक्ट। तो A is the A and R are true and R is the correct explanation of A. C is the correct answer. Next, which of the following mixture can act as a buffer? हमें कौन सा फर्स्ट वाला केस आता है जिसमें हमें मोल्स चेक करना पड़ता है, वो वाला चीज है इधर, करेक्ट।
तो NaOH प्लस CH3COONA, तो ये कौन सा केस है हमारा? स्ट्रॉन्ग बेस प्लस सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस। ये तो नहीं पॉसिबल है किधर भी, सो कट। ये वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस दे दिया है हमें एंड रेशियो क्या दिया? 2:1। सो ये इट कैन एक्ट एज अ बफर बिकॉज इसका रेशियो 2:1, मतलब ये ज्यादा है अमाउंट में, करेक्ट, तो ये चलेगा। सी ये वीक एसिड, ये वीक स्ट्रॉन्ग बेस एंड रेशियो क्या है? 1:2, ये ज्यादा है, इसका मतलब हमारा ये नहीं चलने वाला एज अ बफर। CH3 ये दोनों का सेम देके रखा है तो ये भी नहीं चलने वाला, सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, सो अभी ये क्वेश्चन देखिए, 40 ml if 40 ml of 0.2 mKOH is added to 60 ml of 0.1 HCOH, मोल्स ढूंढना पड़ेगा, करेक्ट। सो फर्स्ट KOH का मोल्स ढूंढते हैं, कितना आ जाएगा? 0.2 इंटू 40 ml है, डिवाइड बाय 1000 करना पड़ेगा। तो ये कितना आ जाएगा? 0.88 इंटू 10⁻³ लिख सकते हैं। फिर HCOH 0.1 इंटू 160 डिवाइड बाय 1000, सो ये आ जाएगा हमारा 16 इंटू 10⁻³ करेक्ट। तो कौन से मोल्स ज्यादा है? ऑफ कोर्स HCOCOH के ज्यादा है, मतलब ये कौन सा केस बन गया हमारा? वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, x मोल्स y मोल्स, x का मोल्स ज्यादा है देन y, सो ये एसिडिक बफर है। एंड इधर हमें POH ढूंढने मिला है, मतलब पहले तो pH ढूंढेंगे, कैसे ढूंढेंगे? pKa प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट, एंड ये वाला केस जो हम लोग ने अलग से पढ़ा था ना जिसके फॉर्मूलाज, वो वाला है। सो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, अच्छे से समझो इस चीज को। सो pKa का वैल्यू तो हमें Ka का वैल्यू देके रखा है, तो इसको लॉग से करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4 माइनस लॉग 2 दैट इज 4 माइनस 0.3, तो ये 3.7 होगा हमारा ये वैल्यू, करेक्ट। बट इधर सॉल्ट कितना होगा? इतना होगा, इसके जितना होगा, 8 इंटू 10⁻³ स्ट्रॉन्ग बेस जितना होता है, करेक्ट। सो इधर हम लोग सॉल्ट को लिख देंगे इज, इधर लिखते हैं अलग से, pH इज इक्वल टू 3.7 प्लस लॉग, लिमिटिंग जो रहेगा उसके इक्वल हमारा सॉल्ट रहेगा, करेक्ट। तो लिमिटिंग कौन सा? ऑफकोर्स इसका मोल्स इज लिमिटिंग, सो सॉल्ट भी इसके इक्वल होगा 8 इंटू 10⁻³। फिर एसिड जितना बचा है इसमें से 8 इंटू 10⁻³ जितना तो यूज हो चुका रहेगा सॉल्ट बनाने के लिए, तो बचा कितना है? सिर्फ 16 इंटू 10⁻³ माइनस 8 इंटू 10⁻³ दैट इज 8 इंटू 10⁻³ जितना। सो ये कट हो जाएगा एंड लॉग 1 आ जाएगा जो कि इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो हमारा जो pH है वो इक्वल टू 3.7 ही हो गया, तो POH कितना हो जाएगा? 14 माइनस 3.7, करेक्ट। मतलब कितना हो जाएगा? 10.3 जितना, करेक्ट। सो ऑप्शन में है, हाँ है, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ये जो सबसे अलग टाइप का हम लोग ने समझा था ना फर्स्ट केस के लिए, वो वाला सेम क्वेश्चन है। इन अ बफर सॉल्यूशन कंटेनिंग इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ B माइनस एंड HB, HB अगर वीक एसिड है तो ये H प्लस प्लस B माइनस, ये हमारा कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा। द Kb फॉर B माइनस इज Kb फॉर B माइनस इज 10⁻⁻10। pH कितना होगा? pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ कॉन्जुगेट बेस बाय एसिड। सो इधर हमारे पास Kb का वैल्यू है, फर्स्ट तो Ka ढूंढना पड़ेगा, कैसे ढूंढेंगे? Kw बाय Kb कितना आ जाएगा? 10⁻⁻14 डिवाइड बाय 10⁻⁻10 प्लस 10 ऊपर जाएगा 10⁻⁻4, तो pK कितना आ जाएगा? 4 के इक्वल, लॉग निकालते इसका, सो pH इज इक्वल टू 4 प्लस इक्वल कॉन्सेंट्रेशन है दोनों का, मतलब ये दोनों कट हो जाएगा, log 1 इज इक्वल टू 0, तो pH कितना आ गया हमारा? इक्वल टू 4 आ गया। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। नेक्स्ट, in a buffer solution consisting of weak acid and its salt, the ratio of the concentration of salt to acid is increased by 10 folds, मतलब 10 जितना 10 times increase कर दिया। Then the pH of the solution is, so pH is equal to pKa plus
क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ सॉल्ट। इधर से हम लोग क्लियरली बता सकते हैं, बट फिर से एक बार सॉल्व कर लेते हैं। हम लोग ने ऊपर ही बात किया था, सेम केस था। तो ये कितना हो गया, pH इज इक्वल टू, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, सॉल्ट इज इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ एसिड। सो इधर सॉल्ट के जगह पे 10 टाइम्स ऑफ एसिड लिख सकते हैं, करेक्ट, प्लस लॉग 10 टाइम्स ऑफ एसिड, ये एसिड। तो इधर से एसिड एसिड कट हो जाएगा एंड हमें log 10 मिल जाएगा। मतलब क्या, pH इज इक्वल टू pKa log 10 मतलब +1। सो इंक्रीज बाय 1 बोल सकते हैं, आराम से बोल सकते हैं। सो ये इतना सॉल्व भी नहीं करते हैं। देन ऑल्सो अगर 10⁻1 हमारा रेशो है, देन हम लोग को पता है, क्लियरली पता है कि 1 से इंक्रीज हो रहा है। अगर 1/10 का रेशो होता है तो हमें क्लियरली पता है -1 से डिक्रीज हो रहा है, करेक्ट। ये जो मेन केसेस है वो हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया इन थियोरी। सो आई होप दिस इज वेरी क्लियर। नेक्स्ट, सो ये क्वेश्चन देखते हैं अभी। A buffer solution is prepared in which the concentration of NH3 is 0.3 m and concentration of NH4 plus is 0.2. If the equilibrium constant Kb for NH3 equals to 1.8 into 10 raised to -5, the pH of the solution is। तो ये कौन सा केस है, weak base प्लस कॉन्जुगेट एसिड वाला। तो पहले तो POH ही निकलेगा हमारे पास, तो क्या आ जाएगा, PKB प्लस लॉग ऑफ कॉन्जुगेट एसिड बाय बेस। सो पीकेबी कैसे, केबी लेके रखा है तो पीकेबी निकाल सकते हैं, 5 माइनस लॉग 1.8, 1.8 इज 0.27 जितना देके रखा रहेगा क्वेश्चन में, पीवाईक्यूज में आया रहेगा ना, तो क्वेश्चन में देते हैं वो लोग। सो डोंट वरी, तो 4.75 जितना आ जाएगा, 4.75 प्लस लॉग अभी हमारे पास क्या है, कॉन्जुगेट एसिड 0.2 है एंड ये 0.3 है, तो इसको 2 और 3 लिख सकते। तो अभी आपको रूल्स तो पता ही रहेगा, जब हमारे पास डिवाइड में है लॉग, इसका मतलब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, log 2 माइनस log 3, इधर से पॉइंट हट गया रहेगा। सो 4.75 प्लस आ जाएगा, log 2 0.3 होता है माइनस 0.48 होगा, तो 4.75 माइनस हो जाएगा हमारा 0.18 जितना, करेक्ट। सो 0.18 को 4.75 से माइनस किया तो विल गेट अराउंड ये 550, तो क्या आ जाएगा, 277 आ जाएगा, 65 समथिंग 4.75 जितना, करेक्ट। तो ये पीएच मिल गया। अभी पीओएच के लिए इसको माइनस करना पड़ेगा, 14 माइनस 4.75, तो 4 माइनस कर दिया तो 10 तो गया, 9.43 आ जाएगा समथिंग। सो थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। सो ये क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द H plus concentration in mole per liter of a solution that is 0.02 mHc CH3COONA and 0.1 m in CH3COOH। सो हियर हम लोग को H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन पूछा है, तो फर्स्ट तो पीएच ही ढूंढ लो। ये हमें पता है, इसका पीके का वैल्यू कितना आ जाता है, 4.75 के इक्वल, तो 4.75 प्लस लॉग सॉल्ट कितना है, 0.2 बाय 0.1, तो log 2 लिख सकते हैं डायरेक्टली, 4.7 प्लस 3, ये तो आ जाएगा 5.05। सो पीएच निकालना है अभी हमें, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, तो क्या आ जाएगा, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू हमारा 5.05। तो ये माइनस इधर क्या है, एंटी लॉग निकालना है बेसिकली हमें, माइनस ऑफ इसका 0.5 एंटी लॉग, सॉरी इधर लिखना है। सो आ जाएगा एंटी लॉग ऑफ 6 माइनस 5.05 इंटू 10 रेज टू माइनस 6, तो ये आ जाएगा 0.96 इंटू 10 रेज टू, तो एंटी लॉग ऑफ 0.96 इज इक्वल टू 9 इंटू 10 रेज टू माइनस 6 जितना आ रहा है। सो डी इज द एंटी लॉग। हम लोग ने हर पार्ट में एक ना दो बार उसके क्वेश्चंस किए रहेंगे, और फर्स्ट पार्ट में मैंने सेकंड पार्ट में मैंने बहुत अच्छे से सिखाया है, फर्स्ट पार्ट में ही सिखाया है, सॉरी। सो प्लीज गो एंड सी फर्स्ट एक बार, क्योंकि एंटी लॉग लॉग ये चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ओके। सो ये क्वेश्चन देखते हैं। For preparing a buffer solution of pH 6 by mixing sodium acetate and acetic acid, the ratio of the concentration of a salt and acid should be
एंड के का वैल्यू देके रखा। तो फॉर्मूला क्या है, pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट बाय एसिड। करेक्ट, pH कितना है 6, pKa कितना हो जाएगा 5 प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट बाय एसिड। सो ये इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा 1 इज इक्वल टू लॉग ऑफ सॉल्ट बाय एसिड। इस लॉग को इधर भेज देंगे, एंटी लॉग हो जाएगा, मतलब सॉल्ट बाय एसिड का कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू 10/1 का। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ये बहुत इजी क्वेश्चन था, जैसे हम लोग ने ऊपर किया था वही चीज है। अगर आप लोग ने डायरेक्टली देखा ना, pK 5 है, pH 6 है, मतलब 1 का डिफरेंस आ रहा है, तो आप डायरेक्टली सॉल्व किए बिना भी बोल सकते हो कि 10/1 का रेशियो होगा। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, नेक्स्ट, the pKa of a weak acid is 4.5. The pOH of an aqueous buffer solution of HA in which 50% of the acid is ionized is. So इधर हमें एक एसिड दिया है HA एंड इसका पीओएच पूछा है, पीके हमें देके रखा है। बस तो फर्स्ट तो ये कैसे डिसोसिएट होगा H प्लस प्लस A माइनस, एंड वीक एसिड है मतलब इक्विलिब्रियम में। अगर T इज इक्वल टू 0 सेकेंड्स पे इसका कॉन्सेंट्रेशन इज C, तो तभी तो 0 एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा C माइनस सी अल्फा, बिकॉज हमें बोला है कि ये 50% आयोनाइज हो चुका है, तो C माइनस सी अल्फा हो जाएगा एंड ये C अल्फा, ये C अल्फा बन जाएगा हमारा। करेक्ट। अभी समझो हमें C का वैल्यू तो नहीं देके रखा, तो हम लोग 1 मान सकते हैं, अभी के लिए मान सकते। सो इधर हम लोग लिखते हैं 1 माइनस अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा। सो अल्फा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 50% है, मतलब 50/100 दैट इज 0.5। सो 1 माइनस अल्फा 0.5 आ जाएगा, ये 0.5 आ जाएगा, ये भी 0.5 आ जाएगा। करेक्ट। देन हमारा पीएच का फॉर्मूला लगा दो, पीके का वैल्यू तो देके रखा है 4.5 प्लस लॉग ऑफ कॉन्जुगेट बेस कितना है 0.5, कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.5, एसिड का कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.5। हमें ये चीज पता है क्या, एट इक्विलिब्रियम कितना होगा वही लेना है, या ऐसे भी बोल सकते हैं कंटेनर में कितना बचा है वही लेना है हमेशा उसका वैल्यू, सो दैट हमारा आंसर करेक्ट है। सो ये कट हो जाएगा 1 हो जाएगा एंड हमें पीएच मिल गया 4.5। बट हमें पूछा क्या है पीओएच, तो 14 माइनस 4.5 विल बी 9.5, तो डी इज द करेक्ट आंसर। पीओएच हमारा 14 माइनस 4.5 हो जाएगा, तो 9। तो कभी भी ऐसे क्वेश्चंस दिए रहेंगे तो कंफ्यूज नहीं होना है, हमें जस्ट क्या करना है, फॉर्मूला में हमें क्या नीडेड है वो ढूंढना है। हमें इधर कॉन्सेंट्रेशन चाहिए रहेगा, तो 50% आयोनाइज होने के बाद का कॉन्सेंट्रेशन ढूंढो एंड देन सॉल्व द क्वेश्चन, जैसे हम लोग हमेशा करते। तो आई होप ये अच्छे से समझा रहेगा ये क्वेश्चन, बिकॉज ये थोड़ा सा डिफरेंट था, यहाँ पे जस्ट एक आयोनाइजेशन वाला अल्फा वाला टर्म आ गया, सो थोड़ा सा चेंज हो गया क्वेश्चन। वैसे तो पूरा बफर सॉल्यूशन हम लोग ने कर लिया एंड इट इज वेरी इजी। हम लोग को जस्ट क्या याद रखना है कि कंसेप्ट कैसे वर्क करता है, फॉर्मूलाज कैसे काम करते हैं, जस्ट उतना पता होगा ना, हमारे सब क्वेश्चन सही होने वाले। सो विद दिस अभी आज के लिए हम लोग इधर क्लोज करने वाले हैं। सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट, प्रेसिपिटेशन एंड हमारा आयनिक प्रोडक्ट आ जाता है, एंड देन एक 2-3 छोटे छोटे कंसेप्ट्स है जो हम लोग लास्ट पार्ट में करने वाले हैं। आई नो ये थोड़ा सा लंबा हो गया चैप्टर पार्ट्स वाइज, बिकॉज ये चैप्टर थोड़ा सा टफ है, तो इसको स्मॉल पार्ट्स में कवर करना इज ज़्यादा अच्छा देन एक साथ पूरा ख़त्म कर देना, क्योंकि आपको भी ईजी हो जाता है छोटा छोटा पार्ट्स को याद करना, कवर करना। सो दैट आज मैं कंप्लीट नोट्स आपको टेलीग्राम पे सेंड कर देने वाली हूँ, एंड जो लास्ट पार्ट हमारा बचा है वो हम लोग कल ही आ जाएगा वीडियो। सो कल वी विल एंड दैट पार्ट। सो दैट इज सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट, आयनिक प्रोडक्ट, और हमारा प्रेसिपिटेशन का आ जाता है, कॉमन आयन इफेक्ट इन सोल्यूबिलिटी वाला कंसेप्ट एक आ जाता है, एंड बहुत सारे थोड़े से डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन आपने पीवाईक्यूज में भी देखा रहेगा, थोड़े से अलग टाइप ऑफ 2-3 क्वेश्चंस आए हुए हैं, और जो कि नॉर्मल कंसेप्ट से सॉल्व नहीं होते, उनके लिए थोड़ा सा ज़्यादा समझना पड़ेगा, वो हम लोग समझेंगे। एंड देन कल का पार्ट लास्ट है। और कल बहुत सारा क्वेश्चंस भी होने वाला है पहले के टॉपिक्स पे भी। सो बी प्रिपेयर्ड, कल हम लोग चैप्टर को एंड करने वाले, सब रिवाइज करके आओ, ताकि हम लोग का कल जितना भी क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन में क्वेश्चंस होगा वो सब आपके लिए इजी हो जाए। सो विल मीट यू इन द नेक्स्ट पार्ट, टिल देन बाय बाय। आई नो आज का पार्ट में एक ही टॉपिक हम लोग ने कवर किया, बट प्लीज अच्छे से समझो इस पूरे टॉपिक को एंड अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करो, एंड कुछ भी डाउट है तो यू कैन मैसेज मी ऑन टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे कमेंट कर दो। टेलीग्राम पे भी काफ़ी लोगों ने मैसेज किया था, डाउट्स था वो सब,
सो आई हेल्प देम सॉल्व दैट. सो आप भी कर सकते हो मैसेज, सो दैट आपको भी सब डाउट्स आपका भी क्लियर हो जाए. सो बाय बाय, विल मीट यू इन द नेक्स्ट पार्ट.